We are seeing 500 important series for 24 examination. So we have already posted 40 videos, around 40 videos. आप उनको जाके देखो and watch. 400 questions has already been posted. We have in the next 10 days we'll cover all the 10 more 100 more questions. उसके अलावा इफ़ यू वांट टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो वेबसाइट पे जाइए, और अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो कोई भी एक कोर्स ले लीजिए, छोटा कोर्स ले लीजिए, उसको कर लीजिए। थोड़ा पैसा लगेगा, अगर नहीं करना तो मत कीजिए, है ना। इट्स ऑल पैसों का कुछ वो नहीं है। आपको वो पैसा वाला कोर्स नहीं करना है तो फ्री में जो भी अवेलेबल है उसको यूज़ कर लीजिए। कोई भी यहाँ पे वो नहीं है कि बाउंडिंग ये करना ही है, नहीं करना है। जैसा मन करता है आपका करिए, खुश रहिए और एग्ज़ाम क्लियर कीजिए, है ना। हमारा काम है आपको सही रास्ता दिखाना, सही क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराना और भरपूर बहुत कराना, ऐसे नहीं कि कम, इतना ज़्यादा कराना कि एग्जामिनेशन आपको एकदम से इजी लगने लगे, राइट। देखो ये एक दिन का काम नहीं है। दिस प्रीलिम्स टेक एटलीस्ट ईयर्स एंड ईयर्स समटाइम्स। आप देख लो अभी तक जितने बच्चे भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 70% स्टूडेंट्स आर स्टक, मोर देन 70-80% सिर्फ प्रीलिम्स में ही अटके पड़े हैं। तो आप इसका इंपॉर्टेंस समझिए। नाउ मूविंग टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, इट टॉक्स अबाउट द ग्लोबल डायलॉग ऑन द पब्लिक फाइनेंस इन द टेक्स्ट ऑफ जेंडर इक्वालिटी, है ना। तो ये जेंडर इक्वालिटी टर्म आके थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, है ना। एंड द फर्स्ट, इट्स द फर्स्ट थिंग, अगेन इट्स इंपॉर्टेंट थिंग। तो ऐसे पकड़ना है क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो इसका आंसर देख लीजिए क्या है इन चारों में से। आंसर तो विजिबल है थोड़ा। यूएनडीपी होल्ड्स फर्स्ट ग्लोबल डायलॉग ऑन द पब्लिक फाइनेंस इन टेक्स्ट फॉर जेंडर इक्वालिटी। ओके, तो फर्स्ट आप देख लीजिए यहाँ पे। ओके, रिसेंट ईयर में हुआ है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो यूएनडीपी इज अ करेक्ट आंसर। Moving to the very next question, currently there is no statute that provides for the declaration of the asset by judges of the Supreme Court and the High Court. मतलब एक डिक्लेरेशन अपने एसेट का उसको देने के लिए कोई एक स्टैच्यूट, कोई लॉ नहीं है, कोई एक रेगुलेशन नहीं है। सेकेंड इज प्रेजेंटली डिक्लेरेशन ऑफ द एसेट बाय द सुप्रीम कोर्ट जजेस इज डन ऑन द वॉलेंटरी बेसिस। जिसका मन है करो, जिसका मन है नहीं करो। ओके, सो ये सुप्रीम कोर्ट को चेंज करने की बात क्यों करते रहते हैं? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट अपना जो कॉलेजियन सिस्टम की बार बार बात होती रहती है, एनजेएसी एक्ट आया उसको भी उन्होंने डिलीट कर दिया। तो क्यों होती रहती है बात? बिकॉज जजेस अपॉइंट जजेस, राइट। कोई रेगुलेशन नहीं है, उनकी जो मर्जी है वो करते हैं, है ना। तो जस्ट सी, आंसर इज सी बोथ 1 and 2। यस, देयर इज नो सच notably as per the Supreme Court judges salaries and conditions of service act 1958 and the High Court 1954 and the rules, there is no provision to declare asset by judges of the High Court। ये जो प्रोविज़न है ना, यही एक बना हुआ है, उसमें ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है जहाँ पे इनको मैंडेटरीली इनको एसेट डिक्लेयर करना है, ठीक है। थोड़ा सा हिस्ट्री में जाइएगा, आप पढ़िएगा, मैं आपको इसे नहीं ले जाऊँगा इसमें, आप थोड़ा ले जाइए हिस्ट्री में एंड देन यू विल सी। बट नाउ यूनियन गवर्नमेंट प्लानिंग रूल्स फॉर एनुअल डिक्लेरेशन एसेट, अभी रूल्स प्लान कर रहे हैं, ओके, अभी हुआ नहीं है। तो राइट नाउ इट इज़ ऑन द वॉलेंट्री बेसिस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वॉलेंटरी क्यों है? अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ओनली 5 हाई कोर्ट जजेस कोर्ट्स हैव डेटा ऑन देयर वेबसाइट्स रिलेटेड टू डिक्लेरेशन द एसेट बाय द फ्यू जजेस। बिकॉज 5 क्यों है? बिकॉज जिसने मर्जी है उसने किया, जिसने मर्जी है नहीं किया। समझ में आ गई ये चीज़ें डिटेल में, पॉज करके पढ़ लोगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई इंपॉर्टेंट बॉडी है, मैचेस कंडक्ट कराती है, इंडिया में कंट्रीब्यूट करती है, इंडिया में मेजर कंट्रीब्यूशन है, इंडिया के जीडीपी ग्रोथ में मेजर कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयमेंट में मेजर कंट्रीब्यूशन है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मेजर कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो आप देख लीजिए ये इंपॉर्टेंट बॉडी ऑल टुगेदर हो जाती है, इसके बारे में कुछ जानना जरूरी है। इज इलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बीसीसीआई प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। बीसीसीआई डज नॉट रिसीव एनी ग्रांट्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स। बीसीसीआई को बजट एलोकेशन होता है, उसको कोई ग्रांट्स गवर्नमेंट देती है, ये पूछ रहा है, ठीक है। द मेंस एंड द वुमेन्स नेशनल अंडर 19 की जो है दैट इज ऑल्सो मैनेज बाय बीसीसीआई, ठीक है। समझ में आया? अंडर 19 की बात पूछ रहा हूँ। इन 2023 दिस इज द फर्स्ट टाइम इंडिया सोनली होस्टेड द 50 ओवर्स वर्ल्ड कप। 50 ओवर्स वर्ल्ड कप अभी हुआ 2023 में, जिसमें फाइनल जो फर्स्ट मैच द इंडिया लॉस्ट इज इन द फाइनल में हार गए थे ऑस्ट्रेलिया से, राइट, 2023 में। तो ये पूछ रहे हैं वो पहला 50 मैच का सीरीज है जो इंडिया ने कंडक्ट कराया। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं स्पोर्ट्स बेस्ड, तो इसको आप बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते। इन चारों में देखिए कौन सा सही है। इन चारों में सी ओनली 3। अगर एक भी इसमें से जो गलत है आप इसको पहचानने की कोशिश करो कौन सा गलत है ना। यहाँ तो पता चले गया सी है, मतलब ऑल 3, ओनली 3, एक कोई गलत है, पहचान लिया। देखें आंसर, देखिए क्या है। द बीसीसीआई वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1928 मद्रास से, थोड़ा सा हिस्ट्री दे रखा है इसको, ठीक है। दूसरा, डजंट फॉल अंडर द परव्यू ऑफ द नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड डज नॉट रिसीव एनी ग्रांट्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ, ठीक है। इट इज इन कंसल्टेटिव ऑफ द स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन दैट सेलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव हु एलेक्ट द बीसीसीआई प्रेसिडेंट। तो आप देख लीजिए गवर्नमेंट नहीं करती है, गवर्नमेंट नहीं करती है, सिलेक्टेड पर्सन जो है वही अपना प्रेसिडेंट एलेक्ट करते हैं,
ठीक है, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव दे इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव हु इलेक्ट द बीसीसीआई प्रेसिडेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट अपॉइंटिंग द बीसीसीआई प्रेसिडेंट। दूसरा, इट डजंट रिसीव एनी ग्रांट्स, ठीक है, ये सही है। अब तीसरा देखिए, अंडर 19 भी ये मैनेज करती है बीसीसीआई, अंडर 19, समझ में आ गया। वर्ल्ड कप मैचेस देखिए, इन 2023 दिस इज द फर्स्ट टाइम इंडिया इज सोनली होस्टिंग 15 ओवर्स मैच, मतलब पूरा का पूरा सीरीज इंडिया ने होस्ट किया। दे डिड इट फॉर द फर्स्ट टाइम 1987 when then 9 years later 1996 and finally in 2011, बट ऑल दोज, इस 3 ईयर्स में भी इंडिया ने होस्ट किया है, बट दे वेर अ ज्वाइंट होस्ट विद श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश। ये सोनली ये पूछा है अकेला, ठीक है, पूरे सीरीज पहली बार इंडिया ने होस्ट किया, पहले किया इन्होंने लेकिन वो कोलाबोरेशन में था। समझ में आ गया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट इज एन एनुअल फ्लैगशिप समिट ऑर्गेनाइज्ड बाय विच बॉडी? पॉज करके पता करिए कौन सी बॉडी है, आंसर इज डी। अच्छा, ये यूपीएससी प्रीलिम्स में आ भी चुका है, ठीक है, तो सच बॉडीज आर इंपॉर्टेंट, यू शुड बी नोइंग। एक तो वर्ल्ड समिट हो रहा है और इंडिया की कोई बॉडी करा रही है, समझ में आ रहा है। 23rd एडिशन अभी हुआ वर्ल्ड समिट का, 24 इन न्यू दिल्ली। थीम क्या था, देख लीजिए थीम क्या था, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट बॉडी। तेरी का मतलब क्या है देख लीजिए यहाँ पे, इंस्टीट्यूट 2000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजिंग द ऑल इंडिया विप कॉन्फ्रेंस इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑल इंडिया विप कॉन्फ्रेंस। Both the ruling as well the opposition parties appoint their whips. Whips are appointed only by the ruling or only by the opposition, दोनों। The first All India Whip Conference was held after the first general election in the country 1952। मतलब whip conference, इसका इंपॉर्टेंस आपको 1952 में पता चल गया था और पहला whip conference उसी वक्त हुआ था। देख लेते हैं, आंसर इज बी ओनली 2। कौन सा एक गलत है, फिर से पॉज करके कोशिश कीजिए जानने का कि एक कौन सा गलत है इसमें से, ठीक है। आंसर, Organizing All India Whip Conference is a function assigned to Ministry of Parliamentary Affairs, पहला ही गलत है, ठीक है। Both the ruling as well the opposition party appoint their whips, ये सही है, right? In the view of the important role played by the whips in the smooth running of the parliament, the first All India Whip Conference was in 1952 at Indore, the first year after the first election। कितना इंपॉर्टेंट नॉलेज आपको मिला है आज, इसको याद रखिएगा। ऑल इंडिया विप कॉन्फ्रेंस के बारे में सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, IMF is an outcome of the United Nations Monetary and the Financial Conference 1904. The value of SDR is set daily by the IMF on the basis of fixed currency amounts of the currency included in SDR. India's IMF quota is highest among the BRICS nation। अब आप देख लीजिए इसका आंसर बी है। अगेन एक कोई गलत है, आप चेक कीजिए कौन सा गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, इट इज एन एनुअल आउटकम ऑफ द यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड द फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। याद रखिएगा बिल्कुल, ब्रेटन वुड्स, ठीक है, बिल्कुल 100% याद रखिएगा। 2 बॉडी निकल के आई थी इस कॉन्फ्रेंस से, IMF एंड वर्ल्ड बैंक। इस स्टेटमेंट को बिल्कुल ईयर भी याद रखिएगा, समझ में आया। पहला सही है, दूसरा भी सही है, देख लीजिए। इट इज बिल्कुल वेबसाइट से लिया है, इट इज सेट ऑन द डेली बेसिस, पढ़ लीजिए पॉज करके। तीसरा देख लीजिए, चाइना हैज़ अ हायर कोटा देन इंडिया अमंग द ब्रिक्स। ब्रिक्स में कौन सी कंट्रीज आती है, चाइना भी आता है, ठीक है। चाइना का देख लीजिए आप, कोटा कितना है, इंडिया का देख लीजिए कितना है, जितना देखिए वोट शेयर भी देख लीजिए आप, चाइना का कितना 6.09 और इंडिया का 2.64। तो इट्स नॉट हाईएस्ट अमंग द ब्रिक्स, इट्स सेकेंड आफ्टर चाइना, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन FGM, ओके। देख लीजिए, SDG एक्सप्लिसिटली कॉल्स फॉर एन एंड ऑफ फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन बाय 2030। SDGs ये कह रहा है कि 2030 तक खत्म हो जाना चाहिए। प्रेजेंटली इन इंडिया देयर इज नो लेजिस्लेशन दैट बैन्स द प्रैक्टिस इन द कंट्री, इंडिया, ठीक है। तो नो लेजिस्लेशन देख लेते हैं है कि नहीं। तो अब देख लीजिए, इंटरनेशनल डे था अभी रिसेंटली, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, Feb 6। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिटेटेड इट्स कमिटमेंट, ठीक है। अब आप देख लीजिए, SDG एक्सप्लिसिटली कहता है इसको कि ये खत्म होना चाहिए। टारगेट 5.3 चाहिए, देखिए वहाँ पे देखेंगे। एट प्रेजेंट इंडिया इज नो लॉ बैनिंग द प्रैक्टिस ऑफ इन कंट्रीज एज रिपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री, देख लीजिए आप। इन इंडिया द इंसिडेंस ऑफ FGM इफ रिपोर्टेड इज अ पीनल ऑफेंस अंडर द which deals with the causing harm to the body by causing hurt or the grievous hurt by means of instrument. Further, in case of any grievous offences against the girls below 18, the protection of can also be invoked। मतलब देखिए, लॉ इन्वोक कर सकते हैं यहाँ कि दूसरे इनडायरेक्टली कर रहे हैं, पर FGM को रोकने के लिए कोई लॉ नहीं बना है अभी तक, ठीक है। हम इन्वोक कर सकते हैं कि
ऐसा इनको दर्द हुआ है तो ये हम इन्वोक कर रहे हैं, पर कोई ऐसा लॉ नहीं है विच स्पेसिफिकली 100% से FGM शुड बी बैंड। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा सा ध्यान रखोगे क्वेश्चन के पैटर्न पे भी, तो ध्यान रखोगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बाउंड्रीज विद द ईरान। ईरान से कौन कौन बाउंड्रीज करता है? पॉज करके सर्च कीजिए। आंसर इज C 1, 3 एंड 4। सीरिया नहीं है। अब ये कंट्रीज हैं ईरान से साथ बाउंड्री करते हैं, पॉज करके देख लीजिए इन कंट्रीज को पहले, और उसके बाद मैप अपने दिमाग में ड्रॉ कीजिए। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, देन वी हैव अजरबैजान, अर्मेनिया, टर्की, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया। नहीं ये नहीं सॉरी ये नहीं। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे सीरिया नहीं है। इतने कंट्रीज हैं, है ना, इराक तक है यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो याद रखिए, ड्रॉ बनाइए और करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिगार्डिंग राज्यसभा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 प्रोवाइडेड द इंडियन लेजिस्लेचर शैल कंसिस्ट ऑफ 2 चैम्बर्स, नेमली द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड द हाउस ऑफ असेंबली। 1919 एक्ट ही राज्यसभा को कंडक्ट करने की बात करता था। ठीक है, 1/3 ऑफ द मेंबर तो राज्यसभा शैल रिटायर इन एक्सपायरेशन ऑफ एवरी ईयर। 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायर, ये तो सही है। एवरी ईयर होता है या एवरी सेकेंड ईयर होता है? याद करो थोड़ा सा। अगर आप बिल्कुल भी याद नहीं कर पा रहे हो तो आपको 2024 देने का इस साल नहीं देना है। फॉर्म भर दियो, फिर भी स्किप कर दीजिए। अगर ये गलत भी कर रहे हो ना तो थोड़ा कान अपना घुमाना तेज से, एंड थोड़ा सा पनिश करना खुद को, समझ रहे? अगर ये गलत करोगे ना तो फिर तो जीवन में कुछ सीखा ही नहीं है ना। गोल्ड टाइड मतलब कि फिर तो क्या ही बताऊँ मैं आपको। अगर यहाँ फिर आई लाइक इवन सिंगल स्टूडेंट फ्रॉम द गोल्ड टाइड अगर ये गलत कर रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है अच्छी बात, है ना। अब आप आंसर देख लीजिए, बी नॉट करेक्ट। एवरी ईयर नहीं है, सेकेंड ईयर है। पहला सही है, फैक्चुअल स्टेटमेंट है। मैंने राज्यसभा की वेबसाइट से ये थोड़ा डिटेल स्ट्रक्चर लिया है, इसको पॉज करके पढ़ो पूरा। बहुत इन्फॉर्मेशन अच्छी है इसके अंदर, अच्छा लगेगा पढ़ के, कुछ सीखोगे। ठीक है, पॉज करके पढ़ना है इसको। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, इफ सिटिंग मेंबर वन ऑफ द पार्लियामेंट इज इलेक्टेड टू द अदर हाउस ऑल्सो। पार्लियामेंट को सिटिंग है वो अदर हाउस से भी इलेक्ट हो गया, दैट सीट इन द फर्स्ट हाउस विल बिकम वैकेंट। तो दूसरा हाउस वैकेंट होता है या पहला हाउस वैकेंट होता है, ये पता होना चाहिए। सिटिंग मेंबर अगर दूसरे हाउस पार्लियामेंट में भी, लोकसभा है, ठीक है, राज्यसभा में भी वो इलेक्ट हो गया तो क्या होगा? If a disqualified person elected to the parliament, the constitution lays down no procedure to declare the election void. अगर डिस्क्वालीफाइड इलेक्ट हो चुका है इलेक्शन। अब देख लीजिए दोनों का एक्सप्रेशन। सी, डबल मेंबरशिप की जो बात है, ये क्या कह रहा है देखिए यहाँ पे। इफ ए पर्सन हु इज इलेक्ट ऑलरेडी ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा, एंड हैज टेकन ए सीट इन सच ए हाउस, इज चोजन मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ राज्यसभा, हिज सीट इन द हाउस ऑफ द पीपल शैल बिकम वेकेंट ऑन द डेट ऑन विच ही इज सो चोजन, बिकम द वेकेंट। सो पीपल, हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा में सीट खाली हो जाएगी उसकी। ठीक है, इफ ए पर्सन इज ऑलरेडी द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हैज टेकन द सीट्स इन द काउंसिल, ठीक है, द सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, यहां पे देखिए, ठीक है। अच्छा है, यहां पे दो चीज देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा गौर कीजिए। ठीक है, पहली चीज, if a person who is already a member of the House of the People, Lok Sabha, and has taken his seat in such a house is chosen to member of the Council of State, Raj Sabha, his seat in the Lok Sabha becomes a vacant. ठीक है, if a person is already a member of the Raj Sabha and has taken his seat in such a council as chosen to be member of House of the People, Lok Sabha, his seat in the Council of State shall become vacant. मतलब जहाँ पे वो पहले है, ठीक है, वो वेकेंट हो जाता है। सिंपल कॉन्सेप्ट, ये बिल्कुल वेबसाइट से लिया है, तो इसमें कोई गलत होने का गुंजाइश नहीं है। आप थोड़ा ध्यान रखोगे, जहाँ पे वो पहले बैठा है और जहाँ पे नया है, तो चूज़ करने का जिस दिन टाइम है उस दिन उसको ये वाला सीट वेकेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये फ्लो में आ जाएगा। समझ में आया? फर्स्ट हाउस, सीट इन द फर्स्ट हाउस बिकम वेकेंट। कन्फ्यूजन नहीं है कोई भी, फर्स्ट हाउस में वैकेंसी हो जाती है। पॉज करके पूरा पढ़ लो, अगर कन्फ्यूजन है तो लेके मत जाना हॉल के अंदर। ठीक है, now if disqualified person is elected to the parliament, the constitution lays down no procedure. This matter is dealt with the representation of 1951. कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोसीजर नहीं है 1950 एक्ट में, विच इनेबल्स द हाई कोर्ट टू डिक्लेयर इलेक्शन वॉइड। ये स्टेटमेंट आपके लिए नया होगा, नया कॉन्सेप्ट है, इसको याद कर लो। ठीक है, डिस्क्वालीफाइड पर्सन जब इलेक्ट हो जाता है तो इसका जो पावर दिया गया है दैट इज विद द हाई कोर्ट। ठीक है, एज पर द 1951 एक्ट, नॉट द एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, और अच्छे से कीजिए, पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए, प्रीलिम्स क्लियर करना है 100%। नो सिंगल रीजन यू शुड बी फेलिंग। फालतू बात जो चल रही है इधर उधर वेबसाइट पे, यूट्यूब पे, हम आग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। बिल्कुल पढ़ाई करो, वही एक तरीका है, शांति से आइसोलेट करके, थोड़ा सा इस वक्त आइसोलेट कर लो थोड़ा सा,
ग्रुप रिवीजन कर रहे हो, पेयर ग्रुप रिवीजन कर रहे हो, आप करो, साथ में करो, सारा मैटर सही है, टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, अच्छे से करिए, कल हम लोग फिर मिलते हैं 10 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।